हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोफेशनल एथिक्स में शेड्यूल 1 पार्ट 1। लास्ट लेक्चर में हमने क्लॉज नंबर 6 को कवर अप किया, जिसके अंदर सॉलिसिटेशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। नाउ आज हम इस सेशन में क्लॉज नंबर 7 को कवर अप करेंगे। क्लॉज नंबर 7 में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं दैट इज ऑन एडवर्टीजमेंट्स। क्लॉज 6 सॉलिसिटेशन पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है थ्रू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप सॉलिसिटेशंस नहीं कर सकते, किसी सर्कुलर के थ्रू, पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू और बाय एनी अदर मींस सॉलिसिटेशन को रोका गया था। क्लॉज नंबर 7 बात करता है एडवर्टीजमेंट की। बेशक उसमें किसी तरह की सॉलिसिटेशन हो या ना हो, यदि कोई पर्सन अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को, प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को एडवर्टाइज कर रहा है या डेजिग्नेशन यूज कर रहा है अदर देन दैट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो क्लॉज नंबर 7 कहता है कि इस पर्सन को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी माना जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन अराइज हुआ, तो क्या हम किसी भी तरह की कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते? क्लॉज 6 में बात समझ में आई, आप एडवर्टीजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सॉलिसिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन क्लॉज 7 जो एक जनरल एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा है, क्या किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं होगी? फिर जैसे क्लॉज 6 में हमने पढ़ा था कि सॉलिसिटेशन को भी अलाउ किया गया था, उसकी गाइडलाइंस हमने पढ़ी, वेबसाइट गाइडलाइंस पढ़ी, तो इन अ सिमिलर मैनर क्लॉज नंबर 7 के अंदर भी काउंसिल की गाइडलाइंस है, जिसमें एडवर्टीजमेंट को कुछ फॉर्म्स में अलाउड किया गया है। तो क्लॉज नंबर 7 मेन प्रोविजन क्या देता है, पहले उसकी बात करेंगे, देयर आफ्टर फिर गाइडलाइंस को कवर अप करेंगे। क्लॉज नंबर 7 इसने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं ऑन एडवर्टीजमेंट और कहा अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी होगा इफ दैट पर्सन advertises his professional attainments or services or uses the designation description other than that of chartered accountant on professional documents, letterhead, visiting cards, etc., then that person will be considered as guilty of professional misconduct. ये पॉइंट यदि आपको ध्यान आ रहा हो, तो जब हमने सेक्शन 7 कवर अप किया था, तो सेक्शन 7 के अंदर भी हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था। सेक्शन 7 कह रहा था कि अ सीए इन प्रैक्टिस, अ मेंबर इन प्रैक्टिस शैल यूज डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनी डेजिग्नेशन अदर देन और इन एडिशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन इज नॉट परमिटेड। उसी चीज को सब्सटेंशिएट किया है क्लॉज नंबर 7 ने, इसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में रखकर। सो अब प्रैक्टाइजिंग सीए वो गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, पॉइंट नंबर 1, यदि वो एडवर्टाइज करता है अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को या सर्विसेज को, और वो डेजिग्नेशन डिस्क्रिप्शन यूज करता है अदर देन दैट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे हमने सेक्शन 7 में पढ़ा था, क्या जो क्वालिफिकेशंस हैं, recognized qualifications like MCOM, MBA, BCom या membership of other professional bodies like associate membership of Institute of Company Secretaries of India, associate membership या fellow membership of Institute of Cost Accountants of India या membership of foreign professional bodies, क्या वो membership या फिर recognized qualifications, degrees, क्या उनको हम विजिटिंग कार्ड्स पर मेंशन कर सकते हैं? सेक्शन 7 ने भी अलाउ किया था, एंड क्लॉज 7 पार्ट 1 शेड्यूल 1 ये भी अलाउ करता है। नोट, रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस और मेंबरशिप ऑफ ICAI और अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस may be used.
So, membership of ICAI or other recognized institution, example, Institute of Company Secretaries of India, Institute of Cost and Works Accountants of India, नाम चेंज हो चुका है वैसे इसका इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, या फिर फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज की मेंबरशिप। क्या एक पर्सन अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स पर लाइक लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड्स, एनवेलप्स, बिल्स, क्या उनके ऊपर वो अपनी क्वालिफिकेशन को या मेंबरशिप ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडीज को शो कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है? यस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये तो हो गया क्लॉज 7 का बेसिक। अब बात करते हैं क्लॉज 7 के ऊपर डिटेल गाइडलाइंस की। इसकी गाइडलाइंस हमें मेन बुक में से कवर अप करनी है, तो चलिए मेन बुक के ऊपर चलते हैं। गाइडलाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इन गाइडलाइंस के अंदर, एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे क्लॉज 6 के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे, इन अ सिमिलर मैनर क्लॉज 7 के अंदर भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं एडवर्टीजमेंट को लेकर। कुछ गाइडलाइंस तो हम यहीं पर पढ़ेंगे और कुछ गाइडलाइंस हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, जहां पर काउंसिल गाइडलाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट अलग से एक टॉपिक बना हुआ है। पहला पॉइंट है इसमें एडवर्टीजमेंट थ्रू राइटअप का। राइटअप क्या है? एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आप अपनी फर्म के बारे में, फर्म क्या सर्विसेज रेंडर करती है और फर्म में कौन से पार्टनर हैं, एम्प्लॉइज हैं, तो ऐसी कुछ डिटेल बनाकर आप उसको प्रिंट मीडिया में पब्लिश करा सकते हैं। तो राइटअप के थ्रू एडवर्टीजमेंट अलाउड है, लेकिन कंडीशन है आपको कंप्लायंस करना होगा उन गाइडलाइंस का जो राइटअप के लिए आईसीएआई की काउंसिल ने इशू कर रखी है। डिटेल गाइडलाइंस टॉपिक नंबर 5.18 के अंदर गिवन है। मैं आपको दिखाता हूं वो गाइडलाइंस एक बार। ये है काउंसिल गाइडलाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट, जिसमें गाइडलाइंस फॉर राइटअप सबसे पहले गिवन है। इसके बाद काफी सारी अलग अलग गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस फॉर वेबसाइट्स जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स, टेलीफोन डायरेक्टरीज में नेम और फर्म नेम को पब्लिश करना, एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर्स, स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरीज एंड एग्जम्पशंस। तो इसको में जब लास्ट में आएंगे इस चैप्टर के, तब इन गाइडलाइंस को हम कवर अप करेंगे। अभी क्लॉज 7 के साथ जो क्लॉज 7 के डायरेक्टली लिंक्ड टॉपिक हैं उनको हम कवर अप करेंगे। चलिए वापस चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, क्लॉज नंबर 7 पर। क्लॉज 7 में फर्स्ट गाइडलाइन जो है वो एडवर्टीजमेंट की गाइडलाइंस में एडवर्टीजमेंट थ्रू राइटअप है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर 2, सेकंड पॉइंट है यूजिंग अदर डेजिग्नेशन। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा किसी और डेजिग्नेशन का यूज एज सच अलाउड होगा? नहीं अलाउड है। यूज ऑफ वर्ड्स लाइक इनकम टैक्स कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट लॉयर, कॉस्ट कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, किसी भी तरह का डेजिग्नेशन अलाउड नहीं है। यूज ऑफ डेजिग्नेशन लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली in addition to that of chartered accountant not permissible. However, if a member empaneled as insolvency professional or empaneled as registered valuer, वो इन डेजिग्नेशंस को, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को, रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपने विजिटिंग कार्ड पर, लेटर हेड पर लिख सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्लियर गाइडलाइंस में ये पॉइंट नहीं था,
तो अब जब कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज्ड हुआ 2020 में और नया कोड ऑफ एथिक्स 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल हुआ, तो उसमें ये पॉइंट और ऐड कर दिया गया कि अ प्रैक्टिसिंग मेंबर जो एम्पैनल्ड है एज द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या रजिस्टर्ड वैल्यूअर, दैट पर्सन मे यूज द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर डेजिग्नेशन ऑन देयर विजिटिंग कार्ड्स. Next one, permission to mention the qualifications of certain institutions. Recognized qualification and membership of recognized professional bodies including foreign professional bodies वो सेक्शन 7 ने भी परमिट किया है एंड शेड्यूल 1 के पार्ट 1 के क्लॉज नंबर 7 ने भी अलाउ किया है. द मेंबर्स आर परमिटेड to mention a title on their visiting card to indicate the membership of a foreign institute of accountancy जिनको काउंसिल ने रिकॉग्नाइज कर रखा है. एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनकी मेंबरशिप, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट आयरलैंड, उनकी मेंबरशिप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, उनकी मेंबरशिप एंड सो ऑन. फोर्थ पॉइंट, डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ प्रैक्टिस. जैसे बिजनेस के अंदर की एक बिजनेस फर्म कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी, वो अपने जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर अदर मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स में इस चीज को मेंशन करते रहते हैं एस्टैब्लिश्ड सिंस, बट हमें ये चीज अलाउड नहीं है. ये प्रैक्टिस हमने कब स्टार्ट की थी, इस फर्म को कब एस्टैब्लिश्ड किया गया था, ये चीज हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते अपने ऑफिस डॉक्यूमेंट्स पर. द डेट ऑफ सेटिंग अप द प्रैक्टिस बाय अ मेंबर और डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्म ऑन द लेटर हेड एंड अदर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स शुड नॉट बी मेंशन. प्रैक्टिस एज एडवोकेट. क्या एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट यदि उसको काउंसिल ऑफ आईसीएआई से एडवोकेट उसकी प्रैक्टिस करने की परमिशन मिल जाए, या कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस करने की परमिशन मिले, या कॉस्ट अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करने की परमिशन मिल जाए, विदाउट परमिशन एक प्रैक्टिसिंग सीए अपने आप को एंगेज नहीं कर सकता इनटू द प्रैक्टिस एज एडवोकेट, प्रैक्टिस एज कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिस एज कॉस्ट अकाउंटेंट और इन एनी अदर फील्ड. हाउएवर, यदि काउंसिल ऑफ आईसीएआई ने इस चीज की परमिशन दे दी है, इट्स ओके, परमिशन दी है, आप सीए के साथ लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीएस के साथ सीएस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीए के साथ कॉस्ट अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट कंडीशन है कि जिस विजिटिंग कार्ड पर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा हुआ है उस विजिटिंग कार्ड पर आप इन एडिशन एडवोकेट, इन एडिशन कंपनी सेक्रेटरी, इन एडिशन कॉस्ट अकाउंटेंट, ये डेजिग्नेशन आप यूज नहीं करेंगे एक ही विजिटिंग कार्ड पर. आप सेपरेट विजिटिंग कार्ड्स यूज करिए डिफरेंट प्रैक्टिसेस के लिए. प्रैक्टिस एज एडवोकेट. पर्सन्स एलिजिबल अदरवाइज सब्जेक्ट टू परमिशन, ये बहुत जरूरी है, विदाउट परमिशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते. मे प्रैक्टिस एज एडवोकेट्स बट कैन नॉट यूज द डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एडवोकेट साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली आप डेजिग्नेशंस को यूज नहीं कर सकते. प्रैक्टिस एज कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट. मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट हु आर इन प्रैक्टिस एंड अदरवाइज एलिजिबल may also practice as company secretary and or cost management accountant. However, they shall not use designation of the aforesaid institute simultaneously. That means आप सेपरेट विजिटिंग कार्ड्स बनाएं अपनी प्रैक्टिसेस के तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक ही विजिटिंग कार्ड पर आप उसी पर चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन, उसी विजिटिंग कार्ड के ऊपर कंपनी सेक्रेटरी डेजिग्नेशन यूज करें, वो चीज अलाउड नहीं होगी. एंड व्हेनेवर अ
चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप को एंगेज करता है इनटू प्रैक्टिस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इन दैट केस क्या हम उसको पार्ट टाइम प्रैक्टिस में मानेंगे कि अब वो आधा काम सीए का कर रहा है, आधा काम सीएस का कर रहा है? नो, इट इज ऑलरेडी क्लैरिफाइड इन द गाइडलाइंस दैट ये पर्सन he will be considered to be in full time practice. It is clarified that in the event of the permission being granted to a member in practice to also hold certificate of practice of sister concerned bar council, such a member be treated as a member in full time practice. हम इन members को फुल टाइम प्रैक्टिस में ट्रीट करके चलेंगे. नेक्स्ट वन, मेंशन ऑफ फर्म नेम एक्सेप्ट ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट. एडवाइजेबल नहीं है. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन को जो आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स है या अदरवाइज परमिटेड हैं, जैसे इन्विटेशंस के ऊपर, ग्रीटिंग कार्ड्स के ऊपर जहां परमिटेड है वहीं पर यूज करें. इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन का इस्तेमाल ना करें. इट इज नॉट प्रॉपर to use the designation chartered accountant except on professional documents, visiting cards, sign boards, letterheads etc. जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज करें. इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन का यूज करना प्रॉपर नहीं होगा. नेक्स्ट वन, नोटिस इन द प्रेस रिलेटिंग टू सक्सेस इन एन एग्जामिनेशन. यदि आपकी फर्म में किसी पर्सन ने, चाहे वो आर्टिकल्स हैं, असिस्टेंट हैं, पार्टनर्स हैं, किसी एग्जाम में कोई सक्सेस ली है, किसी की ऑल इंडिया रैंक आ गई, इन दैट केस क्या आप उसका प्रेस नोट दे सकते हैं? बिल्कुल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कॉन्ग्रेचुलेट करना है आपको, डेफिनेटली आप करिए. इस एडवर्टीजमेंट को हम नहीं रोकेंगे, लेकिन अनडिजायरेबल पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें आप लिखें कि इस पर्सन की फर्स्ट रैंक के पीछे जो हाथ है वो हमारी फर्म के जो वर्किंग है उसका था. हमारी फर्म में इस तरह से वर्किंग होती है कि आर्टिकलशिप अपने आर्टिकल के पीरियड के दौरान बहुत कुछ सीखता है जो उसके एग्जाम्स में उसकी हेल्प की और जिसके कारण ये पर्सन रैंक होल्डर बना. नो, अनडिजायरेबल पब्लिसिटी इज नॉट अलाउड. अ नोटिस इन द प्रेस relating to success in an examination of an individual candidate should not contain any element of undesirable publicity, either in relation to article or audit assistant or an employee or the member or the firm with whom he has served. Next one, reports and certificates. यदि एक पर्सन जो प्रैक्टिसिंग मेंबर है उसको कोई रिपोर्ट इशू करनी है या कोई सर्टिफिकेट देना है, देन बी एंश्योर्ड, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि इस सर्टिफिकेट को टू द पॉइंट रखा जाए और इस सर्टिफिकेट के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो एक्सेस लगे उसको अवॉइड किया जाए. इट इज इनकम्बेंट अपॉन, मींस ड्यूटी है ये मेंबर्स की, to ensure that the extent and manner of publication of certificates are limited to what is necessary to enable the report or certificate to serve its proper purpose. कि जो रिपोर्ट का, सर्टिफिकेट का पर्पस था उस पर्पस को सर्व करे. द मेंबर्स में हाउ एवर नोट दैट जो ये सर्टिफिकेट्स या रिपोर्ट्स दी जाएं ये फर्म अपने लेटर हेड के ऊपर दे, जैसे सर्टिफिकेट्स ऑफ नेटवर्थ, सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स हैं जो टाइम टू टाइम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड करती है, आप उन सर्टिफिकेट्स को दे सकते हैं. बट कोशिश आपको यही करनी है कि आप जो नेसेसरी है इन सर्टिफिकेट्स में, जिस पर्पस के लिए ये सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है, उस सर्टिफिकेट के कंटेंट को उसी एक्सटेंट तक लिमिटेड रखा जाए, फालतू की बातें उसके अंदर ना की जाए. नेक्स्ट वन, अपीयरेंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. क्या मेंबर्स
टेलीविजन्स में, फिल्म्स में, इंटरनेट पर अपनी अपीयरेंस दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हैं, बट अनड्यू पब्लिसिटी उसको नहीं करना है। मेंबर्स में अपीयर ऑन टेलीविजन्स, फिल्म्स and internet and agree to broadcast in the radio or give lectures at forum may give their name, describe themselves as the chartered accountant। और यदि किसी स्पेशलाइज्ड मैटर के ऊपर वो लेक्चर है या सेमिनार है और आप उसकी स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशंस पोजेस करते हैं तो आप उस स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशंस को भी रेफर कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, एक यदि मैं मान लीजिए मैं एक प्रैक्टिसिंग सीए हूं और मैं कोई एक किसी फोरम पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं एंड दैट लेक्चर इज रिलेटेड विद द इंश्योरेंस फील्ड। अब मेरे पास एक क्वालिफिकेशन है MIB, मास्टर इन इंश्योरेंस बिजनेस। तो यदि मैं उस क्वालिफिकेशन को यूज करना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि हाँ मेरे पास एक स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन है ताकि मैं जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं उसकी एक अपनी वैल्यू निकल करके आए, कि मैं कोई भी बात जो कर रहा हूं वो अपनी नॉलेज के बेस पर कर रहा हूं और मेरी नॉलेज का सोर्स क्या है, तो वो चीज मैं स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन या मेरी कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज है दैट इज रिलेटेड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट लेक्चर और सेमिनार, वो आप रेफर कर सकते हैं। स्पेशल क्वालिफिकेशंस और स्पेशलाइज्ड नॉलेज that is directly relevant to the subject matter of the program may also be given। क्या फर्म नेम मेंशन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बट जरूरत से ज्यादा यूज अवॉइड किया जाए। However, any ex-aggregated claim or any kind of comparison, it is not permissible। What he may say or write must not be promotional either of his activity or of firm, but must be an objective professional view of the topic under discussion or under consideration। So a member may appear on TV, films, internet, radio, और या किसी सेमिनार में कोई लेक्चर डिलीवर करना है, किसी फोरम पर कोई लेक्चर देना है, दे सकते हैं, अपनी डेजिग्नेशन बता सकते हैं, स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, फर्म का नाम भी बता सकते हैं। हाउएवर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स या अनड्यू पब्लिसिटी दैट इज नॉट, वो नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और व्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। मान लीजिए किसी लोकल लेवल पर या नेशनल लेवल पर कोई इलेक्शन कंटेस्ट किया जा रहा है, लाइक MP का इलेक्शन है, MLA का इलेक्शन है, म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन है, और कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट उन इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहा है। तो उन इलेक्शन की काउंसलिंग के दौरान यदि कोई पर्सन अपनी कोई इलेक्शन स्पीच में अपनी डेजिग्नेशन को कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज करना चाहता है ड्यूरिंग द पब्लिसिटी, क्या वो परमिटेड है? यस, इट इज परमिटेड। Publicity is permitted for appointments to position of local or national importance or for the views of members on matters of similar importance is permitted। Publicity permitted है। Mention of the membership of the institute is desirable in such cases। दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन that you are associated with a chartered accountant firm का नाम नहीं दोगे। However, reference to the professional firm of the member should not be given। Next one, organizing training courses, seminars for his staff। यदि आप अपने स्टाफ के लिए कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मान लीजिए कंपनी लॉ में चेंजेस आए और आपने अपने स्टाफ के लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया ताकि आप उनको अपडेट कर सके विद द चेंजेस जो कंपनी लॉ में आए, तो क्या आप ऐसे किसी प्रोग्राम में दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के स्टाफ को इनवाइट कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के स्टाफ को इनवाइट कर सकते हैं, जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं? जनरल पब्लिक को नहीं कर सकते, आप दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के स्टाफ को, क्लाइंट्स को,
क्लाइंट के स्टाफ को इनवाइट कर सकते हैं और उन सेमिनार्स में क्या आप कोई डॉक्यूमेंट या कोई बुकलेट, कोई भी मटेरियल एज सच इशू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बी एश्योर्ड उसके ऊपर अनडिजायरेबल पब्लिसिटी ना हो। फर्म का नाम देना है, ठीक है दीजिए, बट रीजनेबल फॉन्ट साइज के अंदर। A chartered accountant in practice holding training courses, seminars, etc. for his staff may also invite staff of other chartered accountants and the clients to attend the same. Undue prominence should not be given to the name of the chartered accountant in any booklet or document issued in connection therewith. So undue prominence, नाम दीजिए, फर्म का नाम दीजिए, इट्स ओके, बट बहुत बड़ा बड़ा नाम दे दें जिससे कंटेंट की विजिबिलिटी ही खत्म हो जाए और सिर्फ आपकी एडवर्टीजमेंट ही नजर आ रही हो, दैट इज नॉट परमिटेड। समटाइम्स इट्स हैपन दैट कि जैसे मान लीजिए ये एक डॉक्यूमेंट है मेरा, मैंने ये नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी दिए। अब मान लो मैं इस नोट्स के अंदर बहुत बड़ा बड़ा अपना नाम लिख देता, बहुत बड़ा बड़ा अपने इंस्टीट्यूट का लोगो लगा देता और मेरे स्टूडेंट ने ये मार्क्स स्कोर किए, ये इसके नंबर हैं, ये वो है, इतना कुछ। क्या वो चीज डिजायरेबल है? क्या एथिकली? वैसे तो देखो हमारे ऊपर ये कोड ऑफ कंडक्ट एज सच अप्लाई नहीं होता, ये कोड ऑफ कंडक्ट एज सच हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता बिकॉज वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग सीए, बट क्योंकि हम है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के मेंबर ही, सो मैं जब अपने नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं या मेरी क्लासेस भी होती है तो उनके अंदर मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि टू द एक्सटेंट पॉसिबल कि जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है बेशक वो प्रैक्टिसिंग मेंबर्स के लिए है, तो यदि हम अपनी रूटीन वर्किंग के अंदर उस कोड ऑफ कंडक्ट को टू द एक्सटेंट इट इज मैनेजेबल फॉलो कर सकें तो वो चीजें हमारे इस प्रोफेशन की डिग्निटी को और ज्यादा मेंटेन करती हैं। लाइक समटाइम्स इट्स हैपन कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, उसको आप अपनी बुक्स के अंदर इतना हाईलाइट करते हैं, फ्रंट पेज के ऊपर, बैक पेज के ऊपर, एंड इवन शायद मेरी ये बात ठीक ना लगे आपको, बट समटाइम्स इट्स हैपन कि बुक के कवर पेज के ऊपर टीचर्स अपनी फोटो दे रहे हैं। क्या ऐसी पब्लिसिटी चाहिए? बुक के कवर पेज पे फोटो, बुक के एंड में फोटो, बुक के बीच में तरह तरह की एडवर्टीजमेंट्स। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। चलिए, लेकिन क्योंकि इस चीज पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, प्रोहिबिशन नहीं है कि वो प्रैक्टिसिंग मेंबर्स नहीं है, दैट्स ओके, बट ये चीजें अवॉइड होनी चाहिए। जब आप जिस कोर्स को करवा रहे हैं, जो कोर्स आपने खुद किया है, आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स को पढ़ा रहे हैं, तो ये चीजें फॉलो होनी चाहिए। बेशक डायरेक्टली नहीं कही गई, बट इंप्लाइड है, हमें इन चीजों को टू द एक्सटेंट एक लिमिटेड फॉर्म में यूज करना चाहिए। और जो आजकल हो रहा है दैट इज अनडिजायरेबल पब्लिसिटी, जिसको मैं एक सिंपल भाषा में नाम दूं कि चाहे हम एक टीचिंग प्रोफेशन के अंदर बुक्स की बात करें, क्लासेस की बात करें, यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस दिए जाते हैं उनकी बात करें, तो एक अनडिजायरेबल पब्लिसिटी है, अनडिजायरेबल। बट ठीक है, सबका अपना एक व्यू पॉइंट होता है। मेरा अपना व्यू पॉइंट था, टॉपिक आया तो मैंने इसलिए आपके साथ शेयर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राइटिंग द आर्टिकल्स और लेटर्स टू द प्रेस। मेंबर्स राइटिंग द आर्टिकल्स और लेटर्स टू द प्रेस ऑन एनी सब्जेक्ट दैट इज रिलेटेड विद द प्रोफेशन, क्या वो उस पर अपना नेम एंड डेजिग्नेशन लिख सकते हैं? कोई इश्यू नहीं है। तो यदि आप किसी न्यूज़पेपर के लिए कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या फिर किसी इंटरनेट के ऊपर आप किसी पॉइंट पर अपना व्यू शेयर कर रहे हैं, इन दैट केस यू मे यूज योर नेम
एंड डिस्क्रिप्शन चार्टर्ड अकाउंटेंट ओवर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइज ऑफ साइन बोर्ड, इवन साइन बोर्ड तक के ऊपर देखो इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिसिंग मेंबर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आप अपने ऑफिस के बाहर साइन बोर्ड लगाएं और उसके ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट का डेजिग्नेशन यूज करें। ग्लो साइन बोर्ड हम आपको परमिट नहीं करेंगे। एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगाकर उसके ऊपर बड़ी बड़ी लाइट्स लगा देना, वो भी चीज हम आपको परमिट नहीं करेंगे। विद रिगार्ड्स टू साइज ऑफ साइन बोर्ड फॉर द ऑफिस, a member can put up. It is a matter to which the member should exercise their own discretion and good taste while keeping in mind the appropriate visibility and illumination. Limited to the sake of visibility. Illumination means lighting. सिर्फ visibility के purpose से, not for the purpose of advertisements. However, use of glow signs or lights on large size board जो ट्रेडर्स शॉपकीपर्स जनरली यूज करते हैं, दैट इज नॉट परमिसिबल। क्या नेम बोर्ड फर्म का घर के बाहर लगाया जा सकता है? नो, ये पहले भी पढ़ा था सेक्शन 27 के साथ। ओनली द नेम बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल मेंबर कैन बी पुट एट द रेजिडेंस बट नॉट द फर्म नेम। अ मेंबर कैन हैव अ नेम बोर्ड एट द प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस with the designation of chartered accountant, provided it is a nameplate or name board of individual member and not of the firm. फर्म की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, पब्लिक अनाउंसमेंट्स विद डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स। यदि कोई कंपनी में एक पर्सन, एक प्रैक्टिसिंग सीए डायरेक्टर है किसी कंपनी में, तो यदि उस कंपनी का अपना कोई पब्लिक ऑफर आ रहा है, पब्लिक इशू आ रहा है और उसके प्रोस्पेक्टस में इस प्रैक्टिसिंग सीए का नाम एज ए डायरेक्टर मेंशन किया जा रहा है, क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज ए डायरेक्टर। नेम ऑफ सीए एक्टिंग एज ए डायरेक्टर इन द कंपनी इज परमिसिबल। लेकिन ये डायरेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसका टैक्स के अंदर एक्सपर्टीज है, 15 साल हो गए इसको प्रैक्टिस करते सीए की, ये नहीं, नो। However, descriptions regarding the expertise, specialization, knowledge in any particular field is not permitted. It is advisable for a member that as soon as he is appointed as a director on the board of a company, he should specifically invite the attention of the management to the aforesaid provision and request the company that before issuing any such prospectus or public announcement or public communication mentioning the name of the concerned member is issued, the material pertaining to the member concerned be got approved by him. आप मुझसे पहले उसको अप्रूव करवाइए। So, if a practicing CA is acting as a director in the company and that company is in the process of issuing any public announcement or prospectus or any communication as to the public issue, then क्या डायरेक्टर का नाम उस प्रोस्पेक्टस में आ सकता है? वो डायरेक्टर जो प्रैक्टिसिंग सी है आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या चीज अलाउड नहीं है? एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन एंड नॉलेज इन एनी पर्टिकुलर फील्ड, वो आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, उसकी एडवर्टीजमेंट अलाउ नहीं की गई है। नेक्स्ट वन, नेटवर्क फर्म एंड नेटवर्किंग गाइडलाइंस। बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 5.17, यूज ऑफ लोगो। लोगो और मोनोग्राम ऑफ एनी काइंड, फॉर्म, स्टाइल, डिजाइन, कलर ऑन एनी मटेरियल मीडिया नॉट अलाउड। किसी भी तरह का कोई लोगो अलाउड नहीं है एक्सेप्ट कॉमन लोगो एज प्रिस्क्राइब्ड बाय ICAI। कॉमन CA लोगो इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ICAI, एनी अदर लोगो इज नॉट परमिसिबल। और कॉमन CA लोगो CA टिक, ये लोगो अलाउड है। और इस लोगो को यूज करने की कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको हम 5.13 में है शायद। ये टॉपिक नंबर 5.13 में काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के अंदर
उसमें हम कॉमन सीए लोगों की गाइडलाइंस को कवर अप करेंगे। तो नाउ अब ये जो गाइडलाइंस है, कई बार आप लोगों का क्वेश्चन होता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लॉज 6 एंड क्लॉज 7? क्लॉज 7 भी एडवर्टीजमेंट की बात करता है, क्लॉज 6 के अंदर भी एडवर्टीजमेंट की बात की गई है। क्लॉज 6 में एडवर्टीजमेंट से पहले वर्ड है सॉलिसिटेशन। क्लॉज 6 रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, एक प्रैक्टिसिंग सीए कैन नॉट, इज नॉट परमिटेड टू सॉलिसिट द क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क थ्रू एडवर्टीजमेंट। सॉलिसिटेशन के लिए आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट इज ओनली अ मींस फॉर सॉलिसिटेशन। सॉलिसिटेशन का एक जरिया है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के साथ साथ सर्कुलर, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू और एनी अदर मींस भी क्लॉज 6 ने कवर किया। बट क्लॉज 7 ये एक जनरल एडवर्टीजमेंट की बात करता है, जहां पर आप अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को, प्रोफेशनल सर्विसेज को एडवर्टाइज कर रहे हैं। मोटिव मे नॉट बी द सॉलिसिटेशन, मोटिव मे नॉट बी द सॉलिसिटेशन। सो जैसे अब यही बात आ गई लोगों की, लोगों के थ्रू क्या सॉलिसिटेशन हो रही है, बट आपको अपनी कोई प्रोफेशनल अटेनमेंट, आपने अपना कोई लोगो बनाकर के अलग सा कोई फर्म का नेम का लोगो बनाकर नहीं कर सकते। आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है और आपकी कोई एक अपनी स्पेशलाइजेशंस है, नो, प्रोस्पेक्टस में नहीं मेंशन हो सकती वो। आप किसी ठीक नेशनल लेवल के इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं, उसमें आप अपनी फर्म के नेम को यूज नहीं कर सकते। तो जो एक पब्लिसिटी है इस प्रोफेशन की, इस प्रोफेशन की पब्लिसिटी को, अनड्यू पब्लिसिटी को, ये कहें अनड्यू पब्लिसिटी को रोकने की कोशिश की है क्लॉज नंबर 7 में। एक डिग्निफाइड मैनर के अंदर पब्लिसिटी है, देन इट इज ओके, बट एक डिग्निफाइड मैनर के बियॉन्ड जाकर के पब्लिसिटी करना, जिसमें ये एक बहुत एक्सेसिव नजर आए, देन इट इज नॉट करेक्ट, वो चीज सही नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द गाइडलाइंस अंडर क्लॉज नंबर 7। चलिए अब एक काम करते हैं, इसके क्वेश्चंस को एक बार कवर अप कर लेते हैं जल्दी से। क्लॉज 7 के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीएआई का एंड अगस्त 18 के मॉक टेस्ट पेपर का है। डिस्कस वेदर द फॉलोइंग एक्शन by a chartered accountant would amount to misconduct or not. A practicing chartered accountant uses a visiting card in which he designates himself besides as chartered accountant, tax consultant or cost consultant. Section 7 and Clause 7 Part 1 of first schedule specifically mentioned that any designation other than that of chartered accountant is not allowed to be used by a practicing CA, and hence चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने अपने विजिटिंग कार्ड पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ टैक्स कंसल्टेंट या कोस्ट कंसल्टेंट वर्ड को यूज किया, इट अमाउंट्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। Members are not permitted to use the designation of tax consultant. Members are permitted to use the letter that indicate the membership of Institute of Cost Accountants of India, but not the designation cost accountant. Cost accountant designation allowed नहीं है। Next question again study material का है। The offer document of a listed company in which Mr. D
A practicing chartered accountant is a director. Mention the name of Mr. D as a director. यहां तक बात समझ में आती है. Along with his various professional attainments and spheres of specialization. गलत है, अभी ये पॉइंट पढ़ा हमने. Public announcements with details of directors. Name of CA acting as the director in the company is permissible to appear in the prospectus of the company. However, any description regarding his expertise, specialization, knowledge in any particular field is not permitted. So, ये एक एडवाइस भी दी गई थी मेंबर्स को कि जब भी एक मेंबर एज ए डायरेक्टर किसी कंपनी को ज्वाइन करता है और उसकी नॉलेज में आता है दैट कंपनी इज गोइंग टू इशू अ प्रोस्पेक्टस और अ पब्लिक अनाउंसमेंट एज टू issuing any security, then he is required to inform to the concerned official कि इस particular document को पहले आप मुझसे अप्रूव करवाएं. So, clause 6 का रेफरेंस भी इसमें आ सकता है. It may be considered as a solicitation. इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू सोलिसिटेशन किया जा रहा है. एंड नंबर ऑफ केसेस में जहां क्लॉज 7 है वहां 6 के रेफरेंसेस भी हो सकते हैं. If a public company in which a CA in practice is a director issues a prospectus and give any announcement that gives description about the CA expertise, specialization, knowledge, it will attract the professional misconduct and hence in this case Mr. D is guilty of professional misconduct. नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीएआई के स्टडी मटेरियल का, जून 2009 के एग्जाम का, नवंबर 15 के एग्जाम का. मिस्टर अदनान, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, इज अ पार्टनर इन 4 firms. While printing his personal letterhead, Mr. Adnan gave name of all the firm in which he is a partner. कोई इशू ही नहीं है. एक प्रैक्टाइजिंग सीए यदि एक से ज्यादा फर्म में पार्टनर है और वो अपने पर्सनल लेटर हेड पर किन किन फर्म्स में वो पार्टनर है उसकी डिटेल दे रहा है, उसमें एज सच इसको हम कोई भी पब्लिसिटी नहीं मानेंगे बिकॉज दिस इज ए ओनली ए फैक्चुअल स्टेटमेंट. वो पार्टनर है इन फर्म्स के अंदर, नो इशू. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एज टू मेंशनिंग ऑफ फर्म नेम ऑन पर्सनल लेटर हेड्स under clause 7 of part 1 of first schedule. Hence Mr. B ऊपर वाले क्वेश्चन में, अदनान नीचे वाले क्वेश्चन में, is not guilty of professional misconduct. Next question May 13 के एग्जाम में आया. Mr. B, a practicing chartered accountant as well as a qualified lawyer, was permitted by the bar council to practice as a lawyer also. कोई प्रॉब्लम नहीं है. He printed his visiting card जहां पर उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एडवोकेट दोनों डेजिग्नेशन को साइमल्टेनियसली दिया. नॉट अलाउड. नंबर 1, प्रैक्टिस की बात हम नहीं कर रहे. प्रैक्टिस के लिए परमिशन चाहिए. क्लॉज 11 में यदि आप आईसीएआई के मेंबर हैं तो आपको एडवोकेट की प्रैक्टिस करने के लिए परमिशन चाहिए. एट द सेम टाइम बार काउंसिल से आपको सीए की प्रैक्टिस करने की परमिशन चाहिए. लेकिन आईसीएआई की गाइडलाइंस के अंदर क्लियर प्रोविजन है, using designation of advocate either in addition to or in substitution to chartered accountant is not permitted. हाँ, आपको प्रैक्टिस करने की परमिशन मिली है बार काउंसिल से, आप एक सेपरेट विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं एडवोकेट प्रोफेशन का. साइमल्टेनियस यूज ऑफ डेजिग्नेशन एज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एडवोकेट इज नॉट परमिसिबल एंड हेंस दिस इज अ केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का है, नवंबर 13 के एग्जाम का है, अक्टूबर 19 के मॉक टेस्ट पेपर का है. मिस्टर निगाल, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, डिलीवर्ड अ स्पीच इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. While delivering the speech, he told to the audience that he is a management expert. Galat. No. Using designation other than that of chartered accountant is not permissible.
and his firm provides services of taxation and audit at reasonable rate. क्या गलती कर रहा है? He also requested the audience to approach his firm clear-cut case of solicitation. पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू सोलिसिटेशन हो रहा है. And at the request of audience, he distributed his business cards and telephone number of the firm to those in the audience. चलो रिक्वेस्ट पर दे रहा है, इट्स ओके, लेकिन फर्म को अप्रोच किया जाए वर्क के लिए, दिस इज क्लियर केस ऑफ सोलिसिटेशन. Using designation other than that of chartered accountant and soliciting the client or professional work in a seminar by directly using the word that for the purpose of work at reasonable rate approach his firm. No. Mr. Nigal will be held guilty of professional misconduct under clause 6 and 7 due to solicitation of professional work and advertisement of services rendered by the firm. नेक्स्ट क्वेश्चन May 15 एग्जाम का है. कमेंट विद रिस्पेक्ट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. मिस्टर SP, a chartered accountant, obtained registration as category 4 merchant banker under the SEBI rule and regulation. ये तो हमने सेक्शन 7 के साथ भी पढ़ा था. क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस मर्चेंट बैंकर कैटेगरी 4 रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है और ये होल्ड कर सकता है? यस, कर सकता है. ही एक्ट एज ए एडवाइजर टू कैपिटल इशू. सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 में हमने पढ़ा था एक प्रैक्टिसिंग सीए एडवाइजर टू ए इशू की मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज या अदर सर्विसेज रेंडर कर सकता है. ही डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ अंडर द कैप्शन मर्चेंट बैंकर. नहीं, ये कैप्शन यूज करना गलत हो जाएगा. एन एडवाइजर टू इशू इन ओन लेटर हेड यूजिंग डेजिग्नेशन अदर देन दैट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट परमिटेड. आप मर्चेंट बैंकर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस सर्टिफिकेट को होल्ड कर सकते हैं, बट यूजिंग द डेजिग्नेशन एंड कैप्शन एडवाइजर टू इशू ऑन लेटर हेड्स, विजिटिंग कार्ड्स, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, ये परमिटेड नहीं है. क्लॉज 7 का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है. नेक्स्ट वन May 17 के एग्जाम का क्वेश्चन है, अगस्त 18 के मॉक टेस्ट पेपर में एंड May 19 के रिवीजन टेस्ट पेपर में आया हुआ है. मिस्टर M, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट कराया which besides other details also carry a QR code, quick response code. विजिटिंग कार्ड एज वेल एज QR कोड में उनका नाम, ऑफिस, रेजिडेंशियल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी एंड नेम ऑफ फर्म वेबसाइट था. कमेंट, QR कोड इसकी गाइडलाइंस अलग से इशूड है बट स्टडी मटेरियल ने कवर नहीं कर रखी है नए स्टडी मटेरियल में, बट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है. ये QR कोड यदि सिर्फ वही इंफॉर्मेशन जो एक विजिटिंग कार्ड पर या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, तो QR कोड को स्कैन करके सिर्फ वही इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती है. इन दैट केस आप विजिटिंग कार्ड पर यदि QR कोड देते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो मिसकंडक्ट अराइजेस ऑन पार्ट ऑफ मिस्टर M in get the visiting cards printed which contains his name, address, contact detail, email ID and name of the firm website. No misconduct arises in printing the QR code on visiting card if it does not contain any information that is not otherwise permissible to be permitted on visiting card. और ऐसा इस केस में, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहां पर यह चीज स्पेसिफाई की जा रही हो कि विजिटिंग कार्ड में कुछ भी ऐसा था जो परमिटेड नहीं है. उन्होंने कोई अपना जनरल लोगो यूज नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, डेजिग्नेशन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा. नेक्स्ट वन, नवंबर 18 की आरटीपी में May 19 के ओल्ड सिलेबस में आया है ये क्वेश्चन.
A chartered accountant empaneled as IP, insolvency professional, mentioned the same on his visiting card, letterhead, other communications. Mr. A, who is residing in his neighborhood, filed a complaint for professional misconduct against the said member for mention of insolvency professional on circulations. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल यदि एक मेंबर एम्पैनल्ड हुआ है एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर, in that case he is permitted to use the captions insolvency professional or the registered valuer as the case may be. Next one, November 18 old syllabus का क्वेश्चन है. Mr. R, a practicing chartered accountant, is a director in X Limited, a public company. Director है. The prospectus of the company mentioned the name of Mr. R as a director along with his various professional attainments, area of specialization and expertise in the field of international taxation. ये तो क्वेश्चन जो अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है जो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था, और ये गाइडलाइन अभी हमने पढ़ी है. रिजल्ट क्या मिसकंडक्ट होगा? बिल्कुल, क्योंकि यदि ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस इशू होता है तो ये मेंबर की ड्यूटी बनती है कि वो कंपनी को कहे कि मेरा नाम जहां पर आप डाल रहे हैं पहले मुझसे आप उसको अप्रूव करा लें, आप उसमें क्या डिटेल दे रहे हैं. नेम ऑफ सीए acting as a director in the company is permissible to appear in the prospectus of the company. However, description regarding expertise, specialization, knowledge in any particular field is not permitted. Therefore, Mr. R will be guilty of professional misconduct under clause 7 part 1 of schedule 1. So this is all about the clause number 7 along with इसकी revised guidelines एंड ऑल क्वेश्चन. जो इसके क्वेश्चंस हैं चाहे वो स्टडी मटेरियल के हैं, आरटीपी के हैं, एमटीपी के हैं, पास्ट एग्जाम में ओल्ड सिलेबस के हैं, पास्ट एग्जाम में न्यू सिलेबस के हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कवर अप करा दिए हैं. तो इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन के अंदर आगे बढ़ेंगे क्लॉज नंबर 8 के साथ. थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय.